हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 के प्रश्न एवं आंसर लेकर आए हैं। ये आपका अध्याय 1 है और पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसमें आपका ये सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर है। आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये इसमें 2 अंक में आने वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने बहुत ही सरलता से क्वेश्चन और आंसर बनाने का प्रयास किया है। आपको सभी प्रश्नों को लिख लेना है। अभी से आप अपने स्वयं के खुद के आपको नोट्स बनाना है और आपको अभी से मेहनत करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे जो पर्यावरण में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी क्या करती है, किसी भी आवश्यकता की पूरा करने में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका कंटिन्यूअस उत्तर लिखना है। आप देख सकते हैं ये पहले क्वेश्चन लिखना है, प्रश्न और इसका आंसर लिखना है। इसमें आपको गैप यहाँ पर नहीं करना है। फिर प्रश्न और आंसर दोनों लिखने के बाद में आप देख सकते हैं प्रश्न और आंसर लिखने के बाद में एक लाइन को आपका गैप करना है। ठीक है, फिर आपको प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना है, इसमें आप गैप नहीं करेंगे। फिर प्रश्न उत्तर लिखने के बाद में दोनों प्रश्न और उत्तर लिखने के बाद में फिर आपको एक लाइन का गैप करना है। तो इससे आपके प्रश्न आंसर एकदम क्लियर दिखेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। अपरदन माने क्या होता है, एक स्थान से मृदा दूसरी जगह मिट्टी बहकर चली जाती है, उसी को ही हम। तो देखिए मैंने एक लाइन में परिभाषा लिखी है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो पहले क्या करना है आपको, पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसके उत्तर लिखना है और फिर एक लाइन का गैप करना है। पहले प्रश्न फिर उत्तर फिर एक लाइन का गैप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसका आंसर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संरक्षण माने क्या होता है, बचाना, यानी मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। कृषि माने क्या होता है, खेती। आप देख सकते हैं कृषि माने क्या होता है, खेती। तो इसका आंसर देखिए, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है आपको। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। यह पवनों द्वारा, पवन माने क्या होता है, हवा, पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। कृषि माने क्या होता है, खेती। ठीक है, तो इस प्रकार आप दो एक लाइन के क्वेश्चन हैं, इसको आप आराम से अपनी कॉपी में अभी से आप नोट्स बना लेना और इन्हीं को आपको याद करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और आपको सरलता से आपकी बुक में भी ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें अभी से लिख लेना है इन प्रश्नों को और इन्हीं को आपको रिवीजन करते रहना है। देखिए समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। इसमें देखिए, ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
चादर अपरदन किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखिए, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, घुलकर जल के साथ बह जाती है। यानी जो ऊपर की जो मृदा होती है, जो भूमि की ऊपर की जो मृदा होती है, वो जल के साथ बहकर चली जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 7, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो जैव संसाधन, जैव संसाधन क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है या व्याप्त होता है। अजैव संसाधन क्या होते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा निम्नीकरण, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, निम्नीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि भूमि में, भूमि माने क्या होता है? ज़मीन, भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता क्या होती है? नष्ट हो जाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। कैसे होता है मृदा निम्नीकरण? उसके आपको कारण बताना है। तो इसमें आंसर देखिए, मृदा निम्नीकरण के कारण निम्न है। नंबर 1, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। दूसरा कारण है अति पशुचारण। पशुचारण यानी अति माने क्या होता है? ज़्यादा पशु चरते हैं भूमि पर, तो उससे क्या है? मृदा निम्नीकरण होता है। फिर खननकार, खदानें, बहुत सी कोयले की खदानें, पत्थर की खदानें, तो इससे भी क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है। और अधिक सिंचाई, यानी बार बार खेतों की अधिक सिंचाई करने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये 4 कारण हैं, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण यानी कि, और खननकार, अधिक सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव माने जो जीवित है। इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जिनमें जीवन क्या होता है? पाया जाता है। जैसे इसके उदाहरण है मनुष्य, मनुष्य जैसे हम, वनस्पति जात, प्राणी जात। वनस्पति जात यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात यानी सभी प्रकार के प्राणी, मत्स्य जीवन यानी मछली पालन, पशुधन आदि। ये सभी किसके उदाहरण हैं? जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। अब अगला है अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इसके उदाहरण देखिए, इसका परिभाषा देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको इन प्रश्नों को सभी को लिख लेना है। ठीक है, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, चट्टानें और धातुएं कैसी संसाधन है? अजैव संसाधन, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जो कैसे बने होते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, सतत पोषणीय विकास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ठीक है, तो ये क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ हो गया। यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, नहीं विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका एजेंडा 21 क्या है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं कुल मिला के।
और आपको इन प्रश्नों को अभी से लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। बांगर और खादर मृदा में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर यहाँ से, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा यानी जिसमें खाद की मात्रा मिली होती है, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है इसका, बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। बांगर मृदा क्या होती है? इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है पॉइंट इसमें, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें फसल नहीं होती है, ठीक है। और जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं या 3 विशेषताएं बताना है आपको। काली मृदा माने क्या होता है? काली मृदा माने मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं कोई आपको लिख देना है। तो देखिए, काली मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता इसमें, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी काली मृदा सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? काली मृदा में कपास की फसल होती है। और कपास सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है इसमें, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। यानी इसमें बहुत समय तक, लंबे समय तक पानी यानी नमी बनी रहती है। अगला है इसमें पॉइंट, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। काली मृदा, अगला पॉइंट है, काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी आपको 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जल के द्वारा बहकर आती है ये। देखिए इसका आंसर देखिए, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी कि इसमें सबसे अच्छी फसल होती है। नंबर 2 है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अगला है इसमें पॉइंट, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश, इसको कहते हैं ह्यूमस, मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, जलोढ़ मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, 1-1 लाइन 2-2 लाइन के। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। यानी मृदा को संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय निम्न हैं। नंबर 1, खाली जगह व बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दूसरा है, ढाल वाली भूमि पर सोपान अथवा सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, ठीक है। तीसरा है, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जानी चाहिए। और चौथा इसमें, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आप मृदा संरक्षण के लिए इसमें से कोई 2 उपाय आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। यानी सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए उत्तर है इसका, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, ठीक है। यानी इसमें सबसे फसल सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी फसल होती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जो ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के 2 कारण लिखिए। किस कारण से मृदा अपरदन होता है, ठीक है। इसमें देखिए मृदा अपरदन के 2 कारण निम्न है। नंबर 1, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण और तीसरा है निर्माण और खनन कार्य, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के 2 उपाय या तरीके लिखिए। यानी भूमि निम्नीकरण के लिए अब कौन कौन से उपाय करेंगे। नंबर 1 है वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। और चौथा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सकल कृषक क्षेत्र कौन सा कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र कहाँ पर है, प्रतिशत पंजाब एवं हरियाणा राज्य में। कितने %, आप देख सकते हैं 80%। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका देखिए सरल परिभाषा है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन आदि, ठीक है। अगला है अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो इसकी देखिए सरल परिभाषा है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटा लेना। यहाँ पर वे संसाधन जिन्हें, देखिए इसको हटाना है आपको, इसको काट लेना आप। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक है। ये इनका विकास होने में बहुत ही लंबी समय लग जाता है, ठीक है, जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्या लिखिए। तो कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं, संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करेंगे तो 2 समस्या निम्न है। कौन कौन सी, एक तो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, दूसरा सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट 1 के प्रश्न और आंसर। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी कक्षा 9th और कक्षा 10th बहुत सारे विषय की वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई हैं, वहाँ से आप इनको सीधा चैनल से चला के वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।